हाय फ्रेंड्स। इस बार हम लेके आए हैं चैप्टर 4 फॉर एनआईएसएम सीरीज 6 डिपॉजिटरी ऑपरेशंस। उसके मेनली जो एफएक्यूज हैं, समरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। चैप्टर 4 है हमारे पास। चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑफ बीओ अकाउंट। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट शुड बी डन इफ द एड्रेस ऑफ द इन्वेस्टर्स चेंजेस। इन्वेस्टर है जिसका डीमेट अकाउंट है या जिसको हम बेनिफिशियल ओनर अकाउंट बोलते हैं, अगर वो उसका एड्रेस चेंज हो जाता है तो क्या करना चाहिए। इन्वेस्टर शुड इमीडिएटली इन्फॉर्म हिज डीपी, तो जहां पे उसका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जिसके साथ उसने अकाउंट खोला हुआ है उसके साथ इमीडिएटली उसको इन्फॉर्म करना चाहिए विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो कि उनके नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनके अपने रिकॉर्ड में वो अपने उसके एड्रेस को अपडेट करेंगे। अब पहले क्या होता था, फिजिकल जो शेयर्स होते थे उसमें सभी कंपनीज को इन्फॉर्म करना पड़ता था, बट जब डीपी प्रोसेस आ गया, डिपॉजिटरी आ गया, जहां पर हमारी सारी सिक्योरिटीज अभी डीपी डीमैट मोड में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में होने लगी है, तो दिस विल ओबिएट द नीड ऑफ इन्फॉर्मिंग डिफरेंट कंपनीज। फॉर एग्जांपल, डीमैट अकाउंट में मेरे पास 100 कंपनीज के शेयर्स हैं। अब मेरा एड्रेस चेंज हो जाता है तो मुझे सिर्फ अपने डीपी को इन्फॉर्म करना है विद द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट। मुझे उन 100 कंपनीज के पास जाके अपने एड्रेस चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि मुझे पहले जब फिजिकल शेयर होते थे तो मुझे 100 कंपनीज में के रजिस्ट्रार और एजेंट के थ्रू ये रिकॉर्ड्स अपडेट करने होते थे। तो ये बहुत इजी हो गया है तब से डीमेटलाइजेशन प्रोसेस आया है। डज द इन्वेस्टर हैव टू कीप एनी मिनिमम बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज इन हिज अकाउंट। तो जैसे बैंक बैलेंसेस होते हैं काफी सारे वेरिएंट में कि उसमें कितना अकाउंट में बैलेंसेस रखना है, तो उसमें क्या इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है कि कुछ मिनिमम बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज अकाउंट में होना चाहिए। तो इसका आंसर है नो। अगर इन्वेस्टर्स को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हो सकता है कि उसके अकाउंट में कोई भी किसी भी तरह की सिक्योरिटीज या शेयर्स ना हो। इज इट नेसेसरी टू हैव एन अकाउंट विद द सेम डीपी एज ब्रोकर हैज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां ब्रोकर है, लेट अस सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल कोट करते हैं, फॉर एग्जांपल जीरोधा का या आईसीआईसीआई का या एचडीएफसी का, तो उन लोगों का भी एक डीमैट अकाउंट हो सकता है विद द डिपॉजिटरी। तो उसमें जो ब्रोकर है, जो ब्रोकर का ये मैंडेटरी नहीं है कि जहां पर ब्रोकर जिस डीपी के पास अपना अकाउंट रख रहा है उसी ब्रोकर उसी डीपी के पास हमारा भी अकाउंट हो। तो मान लीजिए मैं किसी ब्रोकर से एसोसिएटेड हूँ और मैंने एक डीमैट अकाउंट खोला है विद वन वन डीपी। अब उसमें हो सकता है जो मेरे ब्रोकर हो उसका अकाउंट किसी और डीपी के साथ में हो और मेरा अकाउंट किसी और डीपी के साथ में हो। इसका इसका आंसर है नो। इन्वेस्टर कैन चूज एनी डीपी एज पर हिज कन्वीनियंस और चॉइस and carry on trading activity through his broker of his or her choice irrespective of the DP of the broker। तो ब्रोकर का कोई भी डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो सकता है और जो इन्वेस्टर है उसका किसी भी डीपी के साथ अकाउंट हो सकता है और वो अपना फ्रीली ट्रेड कर सकता है ब्रोकर के साथ में। कैन एन इन्वेस्टर ऑपरेट ए ज्वाइंट अकाउंट ऑन आइदर और सर्वाइवर बेसिस जस्ट लाइक ए बैंक अकाउंट। तो जैसे बैंक अकाउंट को ऑपरेट करते हैं आइदर और सर्वाइवर कि अगर उसमें दो अकाउंट होल्डर हैं, अगर उसमें से कोई भी सिग्नेचर्स करता है या कोई भी इंस्ट्रक्शंस देता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, तो कोई भी उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है अगर वहां पे मोड ऑफ ऑपरेशन आइदर और सर्वाइवर हो। तो ऐसे ही केस में क्या डीमैट में भी पॉसिबल है, तो इसमें है यस, अकाउंट होल्डर हैविंग ज्वाइंट अकाउंट may opt for any mode of operations of the account by submitting the instruction at the time of डीमैट अकाउंट ओपनिंग। तो वो डीमैट अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे या बाद में अपना मोड ऑफ ऑपरेशन कर सकते हैं ज्वाइंटली या फिर एनी वन ऑफ द होल्डर्स और सर्वाइवर, कि या तो कोई भी अकाउंट होल्डर साइन कर सकता है या सर्वाइवर कर सकते हैं या सब लोग ज्वाइंटली भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ ज्वाइंटली हो सकता है। वो अकाउंट ओपनिंग के टाइम या बाद में कभी उनको किसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे चेंज करना हो तो ये किया जा सकता है। द अबव मेंशन मोड ऑफ ऑपरेशन, अब जैसे किया कि ज्वाइंटली या एनी वन ऑफ द होल्डर्स, ये किस किस तरह की ट्रांजेक्शन में हो सकता है। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज में हो सकता है इंक्लूडिंग इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर। तो अगर कोई सिक्योरिटीज शेयर्स को अगर इंटर डिपॉजिटरी ट्रांसफर करना है तो उसमें इस मोड ऑफ ऑपरेशन के बेसिस पे हो सकता है, चाहे तो ज्वाइंटली है चाहे एनी वन ऑफ सर्वाइवर है, जैसा भी उन्होंने ऑप्ट किया है। या कोई प्लेज है, हाइपोथिकेशन है, मार्जिन प्लेज है या मार्जिन रीप्लेज है, क्रिएशन क्लोजर एंड इन्वोकेशन ऑफ प्लेज है, या फिर उसकी कोई कंफर्मेशन है, तो ये उसी मोड ऑफ ऑपरेशन पे किया जा सकता है कि जैसा उस समय अकाउंट ओपनिंग के टाइम या बाद में चेंजेस के टाइम मोड ऑफ ऑपरेशन रखा हुआ है। या फिर कोई फ्रीज है या अनफ्रीज ऑफ अकाउंट है, ऑफ पूरा अकाउंट, या फिर कोई स्पेसिफिक आईएसआईएन की कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटीज है, वो भी जो भी मोड ऑफ ऑपरेशन चूज किया उसके बेसिस पे किया जा सकता है। बट इसके अलावा जितनी भी कोई और ट्रांजेक्शन अगर उनको करनी है, फॉर ऑल अदर ट्रांजेक्शन एट ज्वाइंट लेवल, अगर कोई अकाउंट ज्वाइंट डीमैट अकाउंट है
और इनमें तीन जो हमने डिस्कस किया ए बी सी के अंदर, अगर ये इन ट्रांजेक्शन के अलावा कोई भी डिफरेंट है तो उसमें फिर मोड ऑफ ऑपरेशन में सभी का ज्वाइंट ही रहेगा, आइदर और सर्वाइवर कोई साइन नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखने वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैन समवन एल्स ऑपरेट द अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ बीओ ऑन द बेसिस ऑफ ए पावर ऑफ अटर्नी? तो बीओ का मतलब वो बेनिफिशियरी ओनर जिसका डीमैट अकाउंट है, वो उसका एक्चुअल बेनिफिट होल्डर कौन है? अगर उसका अकाउंट क्या कोई और ऑपरेट कर सकता है बेसिस पावर ऑफ अटर्नी? तो इसका आंसर है यस। अगर बीओ ने किसी भी पर्सन को अगर ऑथराइज किया हुआ है, उसको पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है और ये डीपी को सबमिट किया हुआ है, तो जिस पर्सन के फेवर में पावर ऑफ अटर्नी है, दैट पर्सन कैन ऑपरेट अकाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ द बीओ। हाउ कैन इंटीमेशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन बी गिवन फॉर पीओए ऑपरेटेड अकाउंट? अब इसमें है कि अगर कोई अकाउंट है और उसमें पीओए ऑपरेट करता है तो इंटीमेशन ऑफ ट्रांजेक्शन कैसे जाएगा? तो इसमें क्लियर मैंडेट है, सब्सक्रिप्शन ऑफ एसएमएस अलर्ट फॉर डिपॉजिटरी अकाउंट ऑपरेटेड थ्रू पीओए इज मैंडेटरी एक्सेप्ट इन केस ऑफ अकाउंट हेल्ड बाय नॉन इंडिविजुअल। तो जो भी इंडिविजुअल अकाउंट होंगे अगर वो पीओए के थ्रू अगर ऑपरेट किए जाते हैं तो उसमें एसएमएस अलर्ट का सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट है, सो दैट जो मेन इन्वेस्टर उसके पास सारे एसएमएस जा सके और वो सारे अपने ट्रांजेक्शन को मॉनिटर कर सके। बट ये किस केस में अप्लीकेबल नहीं होगा? ये नॉन इंडिविजुअल अकाउंट में, फॉरेन इंडिविजुअल और एनआरआई के केस में अप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए इसका आंसर है नो। द नेम ऑफ अकाउंट होल्डर्स, एक बार जिस भी कॉम्बिनेशन में हमने बीओ अकाउंट या डीमैट अकाउंट ओपन कर दिया तो उसमें बाद में नेम चेंजेस नहीं किए जा सकते। इफ एनी चेंजेस हैज टू बी अफेक्टेड बाय एडिशन और डिलीशन, अगर कोई चेंजेस करने भी हैं तो जो भी डिजायर्ड होल्डिंग पैटर्न है, जो जिस कॉम्बिनेशन में अकाउंट चाहिए उसमें हमें नया ही डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो वो एक नया बीओ अकाउंट हो जाएगा और उस अकाउंट के अंदर होम सिक्योरिटीज, जो न्यूली अकाउंट ओपन अकाउंट सिक्योरिटी है अकाउंट है, उसमें हम वो अपनी सिक्योरिटीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड ओल्ड अकाउंट में बी क्लोज्ड इफ इट इज नॉट नीडेड। तो जिस भी कॉम्बिनेशन में एक बार अकाउंट खुल गया नेम के कॉम्बिनेशन में, उसमें नेम चेंजेस, एडिशन या डिलीशन नहीं किया जा सकता। इज चेंज इन द नेम ऑफ बीओ अकाउंट परमिटेड आफ्टर ओपनिंग ऑफ अकाउंट? देखिए इसमें कहने का मतलब है अगर किसी इन्वेस्टर ने बीओ डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, क्या अब उसका किसी वजह से नाम चेंज हो गया तो क्या वो नाम चेंज हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। एन इंडिविजुअल बीओ में चेंज हिज नेम और हिज और हर नेम इन द इवेंट ऑफ मैरिज और चेंज इन फादर्स नेम और एनी अदर रीजन बाय सबमिटिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। तो अगर किसी का भी नाम चेंज हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, बिकॉज ऑफ मैरिज और चेंज इन फादर्स नेम, तो उसकी वजह से अगर उसका नाम चेंज होता है तो बाकी किसी डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्विजिट डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ में करके वो अपने डीपी के साथ अपना नाम चेंज करा सकता है। तो देखिए अगर मैरिज की वजह से हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ पासपोर्ट जहाँ पे हस्बैंड का नाम हो, या फिर कोई पब्लिकेशन ऑफ नेम चेंज इन ऑफिशियल गैजेट हो, वो भी दिया जा सकता है, तो उसके बेसिस पे चेंज किया जा सकता है। चेंज इन फादर्स नेम, अगर किसी रीजन से अगर फादर का नाम चेंज हुआ है तो पब्लिकेशन ऑफ नेम चेंज ऑफ फादर है, अगर ऑफिशियल गैजेट में उसकी वजह से चेंज हुआ है तो वो वाला डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है। एनी अदर रीजन, अगर किसी और रीजन से कोई नाम चेंज हुआ है तो वही पब्लिकेशन ऑफ नेम चेंज, तो ऑफिशियल गैजेट होता है, अगर उसमें अपना नेम चेंज का पब्लिकेशन आया हुआ है तो वो हैंड ओवर करके वो डॉक्यूमेंट अपनी डीपी को देके वो अकॉर्डिंगली नेम चेंज की रिक्वेस्ट की जा सकती है। Can an investor close his demat account with one DP and transfer all securities to another account with another DP? तो इसका आंसर है यस। अगर कोई भी डीमैट अकाउंट क्लोज करना है किसी इन्वेस्टर को, तो वो अपने जो क्लोजिंग जो सिक्योरिटीज है वो कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकता है, चाहे वो अकाउंट सेम डीपी के पास में है या दूसरे डीपी के पास में है। तो इसका आंसर है यस। द इन्वेस्टर्स कैन सबमिट अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट टू हिज डीपी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। द डीपी विल ट्रांसफर द सिक्योरिटीज lying in the account as per the instructions and close the demat account। तो वो जहां पे भी जो सिक्योरिटीज पेंडिंग होगी जो उनके अकाउंट्स में होंगी अवेलेबल, तो जो डीमेट अकाउंट होल्डर है, बीओ अकाउंट होल्डर है, जो अपनी इंस्ट्रक्शंस में जो अकाउंट का डिटेल देंगे अपना, उस अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएंगी। तो इसलिए वो दूसरे डीपी के पास भी अगर अकाउंट है तो वहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है। व्हाट इफ देयर आर एनी डिस्क्रिपेंसी इन द स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग? इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी इन द स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग, अगर किसी भी इन्वेस्टर को, बीओ अकाउंट होल्डर को, डीमेट अकाउंट होल्डर को अगर लगता है कि उसके स्टेटमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी है, उसके होल्डिंग स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपने डीपी को कनेक्ट कर सकता है
और अगर कोई प्रॉब्लम है कि कोई कॉर्पोरेट बेनिफिट्स नहीं आए हैं, कोई कॉर्पोरेट एक्शंस नहीं आए हैं, तो ही कैन अप्रोच टू द डायरेक्टली टू द कंपनी। तो अगर होल्डिंग के स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने डीपी के पास जा सकता है। बट अगर कोई डिस्क्रिपेंसी इन कॉर्पोरेट बेनिफिट्स जस्ट लाइक स्प्लिट ऑफ शेयर, बोनस शेयर, तो वो डायरेक्टली अपनी कंपनी को या उसके आरएनटीए जो हम बोलते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जो कि कंपनी के इशुएंस ऑफ शेयर सिक्योरिटीज इनको देखते हैं, उनको वो अप्रोच कर सकता है। अगर किसी भी केस में अगर डिस्क्रिपेंसी रिजोल्व नहीं होती है तो इन्वेस्टर्स में अप्रोच कंसर्न डिपॉजिटरी। अगर किसी भी रीजन से अगर ये डिस्क्रिपेंसी रिजोल्व ना हो या इन्वेस्टर सेटिस्फाई नहीं हो तो वो अप्रोच कर सकता है डिपॉजिटरी के साथ में, जो कि हमारे पास दो ही डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो जहां पे भी उसको प्रॉब्लम लग रहा है वो रेस्पेक्टिव डिपॉजिटरी को कनेक्ट कर सकता है। कैन एन इन्वेस्टर फ्रीज हिज अकाउंट? क्या इन्वेस्टर अपना अकाउंट खुद भी फ्रीज कर सकता है? तो इसका आंसर है यस, इन्वेस्टर कैन फ्रीज हिज अकाउंट। या तो स्पेसिफिक पूरा अकाउंट को फ्रीज कर ले, या कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को कर ले, या कोई स्पेसिफिक आईएसआई इनकी सिक्योरिटीज को कर ले फॉर एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी टाइम पीरियड के लिए चाहिए, एज पर रेगुलेशंस ऑफ सेबी एंड बाइलॉज ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपॉजिटरी। तो जो भी सेबी के रेगुलेशंस है या डिपॉजिटरी के बाइलॉज हैं, उसके बेसिस के ऊपर जो सिक्योरिटीज हैं उसके बेसिस पे पूरा अकाउंट या स्पेसिफिक सिक्योरिटीज को वो इन्वेस्टर चाहे तो फ्रीज कर सकता है, सो दैट वहां पर डेबिट और क्रेडिट ना हो। तो इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जब भी कोई इन्वेस्टर है जो अपना डीमेट अकाउंट खोलता है, पीओ जिसको बोलते हैं, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट, जब वो ओपन करता है तो उसके साथ में बैंक डिटेल्स क्यों मैंडेटरी होती है? तो देखिए इसका आंसर है बैंक डिटेल्स आर नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। जब भी काफी कंपनीज होती हैं जब अपना कैश और नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट्स देती है, जैसे कि राइट इशू, बोनस इशू, डिविडेंड, ये सब अनाउंस होते हैं, तो डिपॉजिटरी प्रोवाइड द कंसर्न इशूअर। तो वो उस जो इन्वेस्टर होती है अपने उसको कंपनी को या आरएनटी जो उसका सारे इश्यूज को देखता है उसको वो डिटेल देती है, उसकी बैंक डिटेल्स एंड अदर एंड देयर होल्डिंग्स एज ऑन रिकॉर्ड्स, कि क्या क्या उसकी होल्डिंग है, बुक क्लोजर डेट क्या है, फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ कॉर्पोरेट बेनिफिट। अब उसके बेसिस पे ही वो इन्वेस्टर्स को उस बैंक डिटेल में अगर कोई डिविडेंड्स वगैरह है तो उस बैंक डिटेल में उसी पर्टिकुलर जो गिवन बैंक डिटेल है उसमें वो डिविडेंड्स क्रेडिट होते हैं। The disbursement of cash benefits such as dividend is credited directly by the issuer और आरएनटी। तो जो कंपनी का इश्यूअर जो मेन कंपनी है या उसका रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट है, जब वो डिविडेंड्स को क्रेडिट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग फैसिलिटी बाय इशूइंग द, तो जहां पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है ईसीएस, वहां पे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जहां पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ एनी रीजन, वहां पर वारंट, डिविडेंड वारंट इशू किए जाते हैं। ये प्रिंटेड होते हैं जैसे चेक्स और डिमांड ड्राफ्ट्स होते हैं, जहां पर, और ये यहाँ पर जहां पे वहां दिए जाते हैं जहां किसी वजह से ईसीएस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो। अब उस केस के अंदर अगर बैंक डिटेल है तो जब वो डिविडेंड वारंट्स होते हैं उसके ऊपर बैंक अकाउंट नंबर भी प्रिंट कर दिया जाता है, सो दैट वहां पर कोई नाम की वजह से या कुछ कोई फ्रॉडुलेंट मिसयूज ना हो जाए डिविडेंड वारंट का या डिविडेंड अमाउंट का। तो बैंक अकाउंट डिटेल्स विल बी दोज व्हिच आर मेंशन्ड इन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो जो भी डीपी को बैंक अकाउंट डिटेल दी हुई होगी अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर, वही सारी की सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स उस डिविडेंड वारंट पर मेंशन हो जाएंगी, और बैंक के जो बेनिफिट है डिविडेंड्स वगैरह के वो सारे उस डायरेक्टली उस बैंक अकाउंट में जाएंगे। तो इसलिए वो बैंक डिटेल्स देना शुरू में मैंडेटरी होता है। कैन एन इन्वेस्टर चेंज द डिटेल ऑफ हिज बैंक अकाउंट? तो इसमें इसका आंसर है कि कभी ड्यूरिंग द टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्या कोई इन्वेस्टर अपना बैंक का डिटेल भी चेंज कर सकता है? तो उसका आंसर है यस। कोई भी इन्वेस्टर जब भी चाहे अपने डीपी के साथ रिक्विजिट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके वो उसको अपने बैंक अकाउंट को डिटेल जो चेंज करना है उसकी डिटेल्स देके रिक्विजिट फॉर्म भर के वो अपना बैंक अकाउंट डिटेल वहां पर चेंज कर सकता है। However, investor must inform DP regarding change in bank account and correspondence change in MICAR और IFSC कोड। जब भी वो अपनी बैंक डिटेल अकाउंट डिटेल को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट देगा तो उसमें क्या माइकर कोड में चेंजेस हुआ, क्या बैंक डिटेल में चेंज हुआ, क्या आईएफएससी कोड चेंज हुआ, वो सारी डिटेल्स डीपी को सबमिट करेगा। इन द डिपॉजिटरी सिस्टम मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑन सिक्योरिटी बैलेंसेस आर पेड। तो जो भी डिपॉजिटरी सिस्टम में जो मॉनेटरी बेनिफिट्स आएंगे जैसे कोई डिविडेंड्स एंड ऑल, वो सारे उसी डिटेल के बेसिस पे आएंगे जो बैंक अकाउंट की डिटेल प्रोवाइडेड की हुई होगी इन्वेस्टर्स ने एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग, या फिर बाद में कोई सब्सिक्वेंट चेंज किया होगा। इसलिए करेक्ट डिटेल बैंक डिटेल होना इन्वेस्टर का डीपी के पास वो एक बहुत बड़ी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो इसी के साथ इस चैप्टर के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो और ये क्वेश्चंस आंसर्स पसंद आए हो तो प्लीज इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।